It's used in concrete to provide economy in the cost of material. It is used as a filler only and do not react with cement or water. Which of things? Sulfate resistance no, alumina no, pozzolan no, aggregate आएगा इसमें. Aggregate is used in concrete to provide economy in the cost of material. It is used as a filler only to and do not react with the cement and water. इसमें aggregate आएगा. नेक्स्ट चलते हैं. एक्सप्लेनेशन समझ ले रहे थे. इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट के बारे में. सीमेंट. Though cements make up with the smallest percentage in concrete, it is an important ingredient in concrete which act as a building material, holding everything else together. Aggregates के बारे में बात करते हैं. Aggregates are used in concrete to provide economy in the cost of concrete. Aggregate acts as a filler only and do not react with the cement and water. Aggregate makes 70 to 80% of the volume of the concrete. Water की बात करते हैं. It is the most important ingredient for the production of concrete and the least expensive one also. Water causes the hydration of cement, so the quantity of water is carefully controlled. नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में. क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द जियोलॉजिकल ओरिजिन. नेचर ऑफ एग्रीगेट. आर्टिफिशियल एग्रीगेट. ऑन द बेसिस ऑफ साइज. कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट. ऑन द बेसिस ऑफ शेप. राउंड एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट एंड फ्लैकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेटेड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ शेप. तो बात करते हैं शेप, साइज और जियोलॉजिकल ओरिजिन के बारे में. तो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल एग्रीगेट एंड आर्टिफिशियल एग्रीगेट. बेसिक ऑफ साइज के बारे में बात करते हैं तो कोर्स और फाइन होती है. अदर बेसिक शेप के बारे में बात करते हैं तो राउंडेड एग्रीगेट होते हैं, इरेगुलर एग्रीगेटेड होते हैं, एंगुलर एग्रीगेटेड होते हैं और फ्लैकी और एलोंगेटेड एग्रीगेट होते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग टिम्बर. तो कौन सा है इनमें से? तो कौन सा इनका ऑब्जेक्ट नहीं है सीजनिंग का इनमें से? रिडक्शन ऑफ वेट ऑफ द टिम्बर, रिडक्शन ऑफ नेचुरल डिफेक्ट इन टिम्बर, रिडक्शन इन श्रिंकेज एंड वार्पिंग, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी. तो इसमें आएगा रिडक्शन ऑफ नेचुरल डिफेक्ट इन द टिम्बर. रिडक्शन ऑफ द नेचुरल. सीजनिंग का जो ऑब्जेक्ट है ना वो ये नहीं है. रिडक्शन नेचुरल डिफेक्ट नहीं होते हैं सीजनिंग से. तो रिडक्शन होता है, वेट का रिडक्शन होता है, श्रिंक और वार्पिंग का रिडक्शन होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है. एक्सप्लेनेशन समझते हैं. सीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट बाय ड्राइंग अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशंस as nearly as possible at uniform rate from all parts of the timber in order to prevent timber from possible fermentations and making it suitable for use. नेक्स्ट बात करते हैं. ए वेल सीजनड पीस ऑफ टिम्बर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट इन द रेंज ऑफ 10 to 12%. मतलब ए वेल सीजनड पीस ऑफ टिम्बर कंटेंट मॉइस्चर कितना 10 से 12% मॉइस्चर कंटेंट कंटेन करता है. सीजनिंग ऑफ टिम्बर इम्प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. रिड्यूस इट्स वेट, increase strength, durability, resilience and workability and dimension stability, reduces the shrinkage and warping after placement in the structure. तो ये seasoning of timber improve the following properties. ये properties हैं जो seasoning के कारण timber में improve होती हैं. क्या होती हैं? reduction, reduce its weights, increase strength, ड्यूरेबिलिटी, रेजिलियंस, वर्केबिलिटी, डायमेंशन स्टेबिलिटी एंड श्रिंकेज रिड्यूस करती हैं वार्पिंग आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ इन द स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हाउ मच इज़ द कार्बन कंटेंट परसेंट इन हार्ड स्टील. हार्ड स्टील के अंदर कितना कार्बन परसेंट होता है? वो होता है 0.8 से लेके 1.5%. कितना होता है? हाउ मच इज़ द कार्बन कंटेंट. कार्बन कंटेंट कितने परसेंटेज होता है किसके अंदर? हार्ड स्टील के अंदर. हार्ड स्टील के अंदर होता है 0.8 से लेके 1.5%. समझ लेते हैं इसको. प्लेन कार्बन स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन. जो प्लेन कार्बन स्टील होती हैं वो किस किस का अलॉय होता है? आयरन का और कार्बन का होता है. ठीक है. इट इज़ गुड मैकेनेबिलिटी एंड मेलेबिलिटी. इट हैज़ ए गुड मैकेनेबिलिटी एंड
malleability. It is different from cast iron as regards as the percentage of the carbon. It is contained carbon from 0.06%, कितना परसेंट, 0.06 से लेके 1.5%. वेयर एज द कास्ट आयरन पोजेज कार्बन फ्रॉम, जो कास्ट आयरन होती हैं वो कितने लेती हैं, 1.8 से लेके 4.2%. कौन सी, कास्ट आयरन. अब बात करते हैं स्टील. दो तरीके की होती हैं. पहला होता है कार्बन स्टील, दूसरी होती है अलॉय स्टील. कार्बन स्टील जो होती है वो तीन तरीके की होती हैं. लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, जिसको लो को माइल्ड स्टील भी बोला जाता है. उसके बाद में आती है अलॉय स्टील. अलॉय स्टील जो होती हैं उसका क्या सीन होता है कि स्टेनलेस स्टील होती हैं, हीट रेजिस्टेंस स्टील होती हैं, स्प्रिंग स्टील बोला जाता है, सिलिकॉन स्टील बोला जाता है और टूल स्टील भी अलॉय स्टील को ही बोला जाता है. उसके बाद में आता है कार्बन स्टील. कार्बन जो स्टील होता है कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज. 3 मेन कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है. ठीक है. तो पहला आता है लो कार्बन स्टील. लो कार्बन स्टील जो होती है ये समटाइम नोन एज माइल्ड स्टील. जो लो कार्बन स्टील होती है ना उसको माइल्ड स्टील भी बोला जाता है. इसमें जो कार्बन का कंटेंट होता है किसके अंदर, माइल्ड स्टील के अंदर, वो कितना होता है 0.04% से लेके 0.30% होता है. उसके बाद में आता है मीडियम स्टील. ये लो स्टील है जिसे माइल्ड स्टील बोला जाता है. उसके बाद में आता है मीडियम कार्बन स्टील. मीडियम कार्बन स्टील के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है 0.31 से लेके 0.60% के बीच में होता है. ठीक है. और जो हाई कार्बन स्टील होती है ना, हाई कार्बन स्टील के अंदर 0.61% से लेके 1.50% तक होती है. इसे कॉमनली नोन एज टूल स्टील्स. हाई कार्बन स्टील इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कट, बेंड एंड बेल्ड. ठीक है. तो हाई कार्बन स्टील होती है ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है इसको बेल्ड करना, कट करना या इसको बेंड करना. तो इसमें कितने कार्बन कंटेंट कितना होता है, 0.6% से लेके 1.50% होता है. ठीक है. मीडियम कार्बन स्टील के अंदर आपको बता ही दिया 0.31 से लेके 0.60% तक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द पिगमेंट यूज्ड इन ए पेंट फॉर कोरोसिव रेजिस्टेंसेस. कौन सा यूज़ करते हैं इसके अंदर, रेड लेड. एक पिगमेंट यूज होता है इन पेंट में फॉर कोरोसिव रेजिस्टेंस के लिए, वो होता है लेड. ठीक है, रेड लेड. कंसेप्ट को समझते हैं इसको. कोरोसिव रेजिस्टेंस पेंट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ ऑयल एंड स्ट्रॉन्ग ड्रायर. जो कोरोसिव रेजिस्टेंस स्टील होती है ना, पेंट जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है, ऑयल से और स्ट्रॉन्ग ड्रायर से. ए पिगमेंट सच एज क्रोमियम ऑक्साइड्स और लेड और रेड लेड और जिंक क्रोमियम इज टेकन एंड आफ्टर मिक्सिंग इट विद सम क्वालिटी ऑफ वेरी फाइन सैंड इट इज एडेड टू द पेंट. पिगमेंट जैसे क्रोमियम लेड या रेड लेड या जिंक. ठीक है, ये पिगमेंट होता है. द एडवांटेज ऑफ एंटी कोरोसिव पेंट्स आर फॉलो. चीप होते हैं, इट्स लास्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन होते हैं, इट अपीयरेंस ऑफ द पेंट इज ब्लैक होता है. अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. बिटुमिनियस पॉइंट. दिस पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग एसफॉल्ट और मिनरल पिचेज और वेजिटेबल बिटुमिन्स इन types of oil or petroleum in any types of oil or petroleum. Its variety of bituminous paint is available. The paint present a black appearance and it is used for the painting ironwork under water. नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ एक्सलरेटर इन कॉन्क्रीट. यूज ऑफ एक्सलरेटर इन कॉन्क्रीट. एक्सलरेटर का काम क्या करता है, ये करता है शॉर्टन ऑफ द सेटिंग टाइम, इंक्रीज पीरियड ऑफ क्यूरिंग, डिक्रीज पीरियड ऑफ क्यूरिंग, इंक्रीज सेटिंग अप टाइम. तो ये क्या करता है, शॉर्टन द सेटिंग टाइम. सेटिंग टाइम को क्या करता है, शॉर्ट करता है. एक्सलरेटर इन कॉन्क्रीट जो होता है वो सेटिंग टाइम को शॉर्ट करता है. एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. एक्सलरेटर्स आर यूज टू इंक्रीज रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इन द कॉन्क्रीट. It is an admixture that cause an increase in the rate of hydrations of the cement
and thus shorten the time of setting, increase the rate of strength development or both. Calcium chloride is a common accelerator used to accelerate the time of set and rate of strength gain. एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, सिलिकेट, फ्लोरोसिलिकेट एंड ट्राईएथालामाइन। क्या? ट्राई एथनोलामाइन। कौन कौन से एग्जाम्पल से? कैल्शियम क्लोराइड, सिलिकेट एंड फ्लोरोसिलिकेट एंड ट्राई एथनोलामाइन। किसके? एक्सेलरेटर्स के। एक्सेलरेटर से जो क्या करता है? सेटिंग टाइम को कम करता है। एरेटेड कंक्रीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ कंक्रीट। एडिशन ऑफ किसके द्वारा? पाउडर एल्यूमिना। राइट। एरेटेड कंक्रीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ। इसको समझ लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। एरेटेड कंक्रीट इज मेड बाय द इंट्रोड्यूसिंग एयर और गैस इनटू स्लरी कंपोज्ड और पोर्टलैंड सीमेंट और लाइम और फाइनली क्रस्ट सिलिशियस filler so that when the mix sets and harden, a uniformly cellular structure is formed. Aerated concrete is made by introducing air or gas into a slurry composed of Portland cement or lime or finely crusted siliceous filler so that when the mix set and harden, a uniform cellular structure is formed. Aerated concrete can be manufactured by the formation of gas by chemical reaction within the mass during liquid or plastic state, by mixing performed stable form with the slurry, by using finely powdered metal, usually aluminum powder, with the slurry and made to the react with the calcium hydroxide liberated during the hydration process to give out large quantity of hydrogen gas. By using finely powdered metal, usually aluminum powder, with the slurry and made to react with the calcium hydroxide liberated during the hydration process to give out large quantity of hydrogen gas. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Gypsum is added to Portland cement during its manufacturing so that it may be retard the setting time. Gypsum is added to the Portland cement during the manufacturing so that it may be retard the setting time, not accelerate, not decreasing burning the temperature, not facilitate the grinding. इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं सीमेंट के बारे में। सीमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लाइक बिल्डिंग हाउस, फैक्ट्रीज, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, डैम, अदर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स. This industry required bulky, heavy raw material like limestone, silica, alumina, and gypsum. Coal and electrical powers are needed for production and rail for transportation. When the cement is mixed with water, it becomes hard over a period of time. This is called setting of the cement. Gypsum is usually added to the cement to prevent earlier hardening and increase the setting time or retard the reactions. सम इम्पोर्टेंट अदर एडमिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला आता है प्लास्टिसाइजर्स। ये क्या होता है? प्लास्टिसाइजर्स आर ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच परमिट द रिडक्शन इन वाटर सीमेंट रेशियो एट द सेम वर्केबिलिटी और इंश्योर हायर वर्केबिलिटी एट द सेम वाटर सीमेंट रेशियो. एग्जाम्पल्स की बात करें तो लिग्नोसल्फेट एंड पॉलीग्लाइकोल ईस्टर, कार्बोहाइड्रेट एंड हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. किसके? ये प्लास्टिसाइजर्स के एग्जांपल्स हैं. कौन कौन से हैं प्लास्टिसाइजर्स के एग्जांपल? लिग्नोसल्फेट, लिग्नोसल्फोनेट, दूसरा है पॉलीग्लाइकोल एस्टर,
तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोक्सिलेटेड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरी चीज़ आती है सुपर प्लास्टिसाइजर। सुपर प्लास्टिसाइजर इज द सेम एज द प्लास्टिसाइजर इन द टर्म्स ऑफ देयर एक्शन बट इन केमिकल रिएक्शन दे आर डिफरेंट। एग्जांपल्स की बात करते हैं मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट, सल्फोनेटेड मेलानाइन, फॉर्मेल्डिहाइड SMF, सल्फोनेटेड मलाइन फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फोनेटेड नेफ्थलीन फॉर्मेल्डिहाइड्स। नेक्स्ट आता है रिटार्डर्स। रिटार्डर्स आर द admixtures that slow down the chemical reactions of the hydrations so that concentrations can remain plastic and workable for the more duration in comparison to the concentration in which retardants are not added. Next are the examples gypsum, calcium sulfate, tartaric acid, starch and sugar, cellulose. ये चीज़ें आती हैं। रिटार्डर्स आर द एडमिक्सचर्स दैट स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द हाइड्रेशंस सो दैट कंसंट्रेशन कैन रिमेन प्लास्टिक एंड वर्केबल फॉर मोर ड्यूरेशन इन कंपेरिजन टू द कंसंट्रेशन इन विच रिटार्डर्स नॉट एडेड। एग्जाम्पल की बात करें तो जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, टार्टिक एसिड, स्टार्च, शुगर और सेलुलोज ये सारे रिटार्डर्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में आता है एक्सेलरेटर्स। These are admixtures that increase the rate of gain of development of strength in concrete. Examples की बात करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, सिलिकेट एंड फ्लूसिलिकेट etc. उसके बाद में बात करते हैं एक्सेलरेटर्स के बारे में। These are the admixtures that increase the rate of gain of development of strength in concrete. के एग्जाम्पल्स हैं कैल्शियम क्लोराइड, सिलिकेट एंड फ्लोसिलिकेट etc. These are the admixture that increase the rate of gain of development of strength in concrete. उसके बाद में आता है एयर एंड ड्रेनिंग admixtures के बारे में। These are the types of admixtures that entrap millions of air bubbles in between the voids of the aggregates, which act as the flexible ball bearing that slip past over each other, thereby modify the properties of concrete with respect to the workability, frost action, segregation and bleeding. उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। नेचुरल वुड, रेजिन, प्लांट्स एंड एनिमल फैटी ऑयल, stearic acid, oleic acid, hydrogen peroxides and aluminum powdered. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ वाटर टू सीमेंट बाय वेट। क्या है इसमें वाटर टू सीमेंट बाय वेट। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है वाटर और सीमेंट का बाय वेट होता है। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द weight of cement in concrete mix. This ratio decides the strength and workability of concrete. According to Abraham law, the strength of concrete mix inversely related to the weight of ratio of water to cement. Therefore, the water cement ratio should be considered on the basis of weight of ratio and not volume the ratio. According to the Abraham law, the compressive strength increase parabolically with the decreasing water cement ratio. बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में। ये पैराबोलिक शेप कर्व है इसमें। ये वाइब्रेशन हैंड कॉम्पैक्शन फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशियो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच वाटर सीमेंट और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच में ग्राफ बना गया है। तो यहाँ क्या हुआ है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी पैराबोलिकली विद डिक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन are used to finish concrete surface such as bridge floor, road slabs are used to finish the concrete surface. Surface vibrator, foam vibrator, internal vibrator, immersion vibrator. तो इसमें आएगा surface vibrator. Surface vibrators are used to finish concrete surface such as bridge floor or road slab.
सरफेस वाइब्रेटर्स आर आल्सो कॉल्ड स्क्रीड और प्लेन वाइब्रेटर। क्या बोलते हैं इनको? स्क्रीड बोला जाता है और प्लेन वाइब्रेटर्स बोला जाता है। दे आर क्लैम्प्ड टू द स्क्रीड, दे वाइब्रेट द concrete from the surface at the time when the screeding या striking of the concrete is carried out. They are effectively only if the depth of concrete is up to 200 mm. If the depth is more, they can be used to combination with internal vibrators. They are used for long horizontal surface such as pavements and slabs. नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। एज इमर्जन वाइब्रेशन शेल नॉट यूज्ड वेयर द थिकनेस ऑफ कंक्रीट इज लेस देन 100 mm। नेक्स्ट की बात करते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ एडेड इन ए स्मॉल क्वांटिटी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक टू गिव ए येलो टिंट और येलो टिंट टू ब्रिक and decrease the shrinkage? Which constituent of good brick earth added in small quantity during manufacturing of brick to give yellow tint to brick and decrease the shrinkage? That is magnesia. मैग्नीशिया येलो टिंट देता है ब्रिक को। समझ लेते। गुड ब्रिक अर्थ कंस्टिट्यूएंट टेबल। कंस्टिट्यूएंट कितना परसेंटेज है, कौन सी प्रॉपर्टी इम्पार्ट करती हैं और एक्सेस के कॉजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं एलुमिना के बारे में। तो एलुमिना का जो परसेंट होता है 20 से 30% होता है। एलुमिना हमेशा की तरह प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करती है और ये जब एलुमिना एक्सेस हो जाता है तो ये श्रिंकेज और वार्पिंग कॉज करता है। उसके बाद में आता है सिलिका। सिलिका जो होती है 50 से 60% होती है। सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है ब्रिक का। ये शेप को यूनिफॉर्म करती हैं, ठीक है। और ये जब ज़्यादा होती हैं तो ब्रिक क्या हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइम। लाइम जो होता है 4 से 5% होता है। ये प्रिवेंट करता है क्रैकिंग और श्रिंकेज को। अगर इनके एक्सेस होने पर जो कॉजेज द ब्रिक टू मेल्ट, ठीक है, क्या करती हैं, ब्रिक को मेल्ट करती हैं। उसके बाद में आती हैं ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। इनके जो परसेंटेज होते हैं वो 5 से 6 होते हैं। ये इम्पार्ट करती है रेड ब्राउन कलर एंड स्ट्रेंथ। ये मैक्स ब्रिक डार्क ब्लू एंड ब्लैक करती हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं आयरन ऑक्साइड तो ये मैक ब्रिक्स डार्क ब्लू एंड ब्लैकिस क्या करती हैं, डार्क ब्लू और ब्लैकिस, ठीक है। अगर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो ये रेड ब्राउन कलर इम्पार्ट करती है। मैग्नीशिया की बात करते हैं, ये लेस देन 1% होता है। ये येलो टिंट कलर टू द ब्रिक होती है। ये अगर ज़्यादा हो जाती है तो डीके ऑफ द ब्रिक हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, डीके ऑफ द ब्रिक हो जाता है, डीके ऑफ ब्रिक। क्या चीज़, एलुमिना लेस देन 1 होता है। The moisture content of timber. The moisture content of timber used in building frame can be at to 12%. The moisture content of timber used in building frame can be at to 12%. Explanation पढ़ लेते हैं। Moisture content in timber. Timber by nature is a hygroscopic, is that it is absorb water from surrounding air. Therefore, moisture content at any given moment in timber depends upon the atmospheric condition to which the timber is expressed. Hence, drying of timber caused shrinkage, while absorption of water by timber caused swelling. Recommended moisture content for structural element is 12 to 20% of door and 10 to 20% for window. The maximum permissible moisture content given Indian Standard 287 1993 for use as beam and rafter varies 12 to 30% depending upon the zone in which the structure lie. According to Indian Standard 287 1993, moisture content of timber to used in building frame like window can vary between 8 to 16% according to the zone in which building lie.
Timber is non-homogeneous and anisotropic material, hence show different shrinkage in different directions. Shrinkage in the longitudinal direction is absorbed to be minimum, followed by radial and circumferential direction. नेक्स्ट बात करता है मोह स्केल इज यूज टू डिटरमाइन। मोह स्केल इज यूज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है मोह स्केल? हार्डनेस डिटरमाइन करता है। मोर हार्डनेस ऑफ स्केल्स के बारे में बात करते हैं तो फ्रेडरिच मोर्स, ए जर्मन मिनरोलॉजिस्ट, डेवलप्ड द स्केल इन 1812. He selected 10 minerals of distinct different hardness that ranged from very soft mineral talc to very hard mineral diamond. In general, Moore invented a scale of hardness based on how one mineral scratches another. The Moore scale is not a linear scale. Instead, it is ranked gem on relative scale based on their स्क्रैच हार्डनेस। पहला आता है तलक, जिस पहले 1 नंबर पे आता है, जिप्सम 2 नंबर पे होता है, कैल्शियट 3 नंबर पे आता है, फ्लोराइड 4 नंबर पे आता है, एप्टेटाइट 5 नंबर पे आता है, फेल्डस्पायर 6 नंबर पे आता है। एप्टेटाइट 5 नंबर पे आता है, फेल्डस्पायर 6 नंबर पे आता है, क्वार्ट्ज 7 पे आता है, टोपाज 8 पे आता है, कोरंडम 9 पे आता है और डायमंड 10 पे आता है ना। तो एप्टेटाइट कैसे होते हैं? 5 से, फेल्डस्पायर 6 से होता है, क्वार्टाइज 7 से होता है, टोपाज 8 नंबर पे आता है, कोरंडम 9 नंबर पे आता है और डायमंड 10 नंबर पे आता है। The brick piece obtained by cutting a triangular portion of the brick such that half a header and half a stretcher are obtained on adjoining cut face is called as king closure. Brick piece obtained by cutting a triangular portion of the brick such that half a header, ठीक है, क्या हो रहा है उसमें? उसमें हो रहा है ऐसे हो रहा है, ये जो था वो हेडर था, ये स्ट्रेचर था, तो हाफ तो हेडर कट गया अपना, ठीक है, ऐसे पहुंच रहा है, किंग क्लोजर आएगा। बात करते हैं सबसे पहले क्वीन क्लोजर के बारे में। इट इज़ द पोर्शन ऑफ ब्रिक ऑब्टेन्ड बाय कटिंग ए ब्रिक लेंथवाइज इनटू 2 portions. Thus, a queen closure is a brick which is half as wide as the full bricks. This is also known as queen closure half. When the queen closure is broken into 2 pieces, it is also known as queen closure quarter. ठीक है, this is queen closure half and this is queen closure quarter. It is the portion of brick obtained by cutting a brick lengthwise along into 2 portions. Thus, a queen closure is a brick which is half as wide as the full bricks. This is also known as queen closure half. When a queen closure is broken into 2 pieces, it is known as queen closure quarter. King closure की बात करते हैं. It is the portion of brick which is cut that the width of one of its end is half and that full brick, while the width at the other end is equal to the full width. It is thus obtained by cutting the triangular piece between the center of one end and the center of the adjacent side. It has half header and half stretcher face. मीटर्ड क्लोजर की बात करते हैं. इट इज़ द पोर्शन ऑफ ए ब्रिक whose one end is cut, splayed or metered for full width. The angle of splay may varies 45 degree to 60 degree. Thus, one longer face of the metered closure is full length of the brick, while the other longer face is smaller in the length. उसके बाद बैट करते हैं. It is the portion of the brick cut across the width. It is the portion of the brick cut across the width. Thus, bat is smaller in length
then full brick. It is the length of bed is equal to the half length of original brick, is known as half bed. As 3/4 bed is one having its length equal to 3/4 of the length of the full bricks. The coefficient of traction for the crawler tractor is up to 0.9. Coefficient of traction for a collier tractor is up to. Coefficients of traction in tire surface system. In a tire surface system, the coefficient of friction is called traction coefficient. The coefficient of traction is defined as the usual forces or traction divided by the weight of its running gear. ट्रैक्टिव एफर्ट की बात करें तो टी बराबर म्यू इंटू डब्लू होता है. म्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन होता है. डब्लू जो होता है द लोड ऑन द ड्राइविंग व्हील होता है. म्यू फॉर द कोलर ट्रैक्टर के लिए होता है 0.90 एंड म्यू फॉर रबर टायर के लिए होता है 0.60. फैक्टर अफेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन की बात करें तो ट्रैक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर्स. The material composition of each surface, microscopic and microscopic shape, normal force passing contact surfaces together, contaminants at the material boundary including lubricant and adhesives, the relative motions of the attractive surface, a sliding object, the direction of the traction relative to some coordinate system. Example, available traction of a tire often different between the cornering, accelerating and braking. कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, रट लो. नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.